जी की बॉडी देखकर लग रहा है कि उनकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई, जबकि हीटर पे हाथ मां गायत्री का है और गले पे स्ट्रैंगुलेशंस के मार्क्स भी हैं। एक जुर्म की डिटेल प्लानिंग कागज पर उतारी जा रही है। हवेली के किसी भी खिड़की और दरवाजे पर तहकीकात की बारीकियों को बड़े गौर से स्टडी किया जा रहा था। जुर्म करने के बाद ना पकड़े जाने की एबीसीडी का एनालिसिस हो रहा था। मर्डर्स को 48 आवर्स से थोड़ा ऊपर हो चुका है। मतलब पोस्टमार्टम में क्या पता चलता है, क्या पता नहीं चलता, इन सारी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक परफेक्ट क्राइम का फॉर्मूला तैयार किया। ये वही केस था जिससे हम निपट रहे थे। ये उन केसेस में से एक था जो हमारे हाथ में आते ही एक चुनौती साबित हुआ। हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे कि इस केस फाइल को क्लोज करना नामुमकिन सा लग रहा था। साहब मैं रोज सुबह की तरह नदी आया था, लाश देख के सर घबरा गया, वो बस्ती भागा, वो सब इन सब को इकट्ठा कर लिया साहब। तुमने जब पहली बार बॉडी को देखा तो बॉडी इसी तरह पड़ी हुई थी? नहीं साहब, पीठ की बल थी, हमने उलट दी, देखकर उल्टी आ गई थी सर। सर जेब में से 3 चीजें मिली, चाबी, वॉलेट और ये डायरी। डायरी दिखाओ। वॉलेट में से 2 फोटोग्राफ्स मिले और डायरी में 3 नाम, सुरेंद्र चौबे, राकेश यादव और फिरोज शेख। और सर ये किसी 2 व्हीलर की चाबी लग रही है। सर दूर दूर तक देखा, ना कोई बाइक है, ना कोई मर्डर वेपन्स, ना कुछ। साहब इसका चेहरा इतना बिगाड़ चुका है, कैसे पहचान पाएगा कोई? कदकाठी को देखकर या कपड़ों को देखकर लगता है कि बस्ती का हुआ है पहचान का कोई? नहीं साहब, मतलब ऐसा चेहरा देखकर पता लगाना बहुत मुश्किल है साहब। अनिल, पूरी बस्ती में पता करवाओ कि कौन है जो कल रात घर नहीं लौटा। बॉडी आज सुबह नोटिस हुई, शायद कल रात से यहीं पड़ी होगी। हो सकता है कल रात कत्ल हुआ, इसलिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल होने में तो अभी वक्त लगेगा। फिलहाल हमारे हाथ में जो भी है उससे अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाते हैं। वैसे काफ़ी सुराग है हमारे हाथ में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है इस तस्वीर में जो लड़का है वही विक्टिम हो, तो सबसे पहले इस तस्वीर से विक्टिम का नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं। कत्ल कल यानी 16 जून की रात को हुआ होगा। हम लाश की डिटेल्स और तस्वीरें आपको भेज रहे हैं। अपने स्टेशन में आने वाली हर मिसिंग कंप्लेंट पर नजर रखिए और किसी जवान लड़के की मिसिंग कंप्लेंट आए तो हमें तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। बस्ती के हर एक घर में पूछा, ऐसा कोई जवान आदमी नहीं है जो कल रात को घर नहीं लौटा। और ये दोनों? नहीं साहब, ये हमारी बस्ती के नहीं है। हमारे पास 3 नाम है, सुरेंद्र चौबे, राकेश यादव और फिरोज शेख। पता करो क्या इस बस्ती के हैं या बस्ती में रहने वालों से इनका कोई ताल्लुक है। और हाँ, किसी भी लावारिश पड़ी बाइक पर अपनी आंखें खुली रख। ठीक है साहब। लालू, लावारिस लाश की जेब में से एक डायरी मिली, इसमें 3 नाम लिखे, सुरेंद्र चौबे, राकेश यादव और फिरोज शेख। इन नामों के आगे यूपी लिखा है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश होना चाहिए, नहीं? यहाँ शाहजहाँपुर भी लिखा है। तो एक काम कर, शाहजहाँपुर का एक चक्कर लगा और पता करके लड़का वहाँ का है कि नहीं। हो सकता है उसे यहाँ अपने उज्जैन में लगा किसी ने खत्म कर दिया। साहब ये 3 नाम कोई धुरंधर अफलातुन नाम तो है नहीं जो पूरे शाहजहाँपुर में वर्ल्ड फेमस हो। लाश की जेब में से एक वॉलेट निकला जिसमें 2 फोटोग्राफ्स मिली। ये लड़का विक्टिम हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये जो लड़की है लड़के की करीबी होगी। साहब ये फोटो अपनी मदद करेगी शायद। चलिए शाहजहाँपुर से शुरू करते हैं। टॉर्चर हो सकता है। एक और डिटेल है जो ज्यादा भयंकर है। क्या डॉक्टर? इस आदमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है। चेहरा भी बुरी तरह बिगाड़ दिया गया, लेकिन हमें क्राइम सीन से कोई औजार नहीं मिला। कोई भारी पत्थर रहा होगा। चेहरा और गला इतनी बुरी तरह कुचला गया है कि फर्स्ट एनालिसिस में एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ बताना बहुत मुश्किल है इंस्पेक्टर। मौत का वक्त? कल 16 जून की रात 9 और 10 बजे के बीच में रात को मर्डर हुआ है। उम्र? लगभग 25 और 27 के बीच। दोनों हाथों की सारी उंगलियां एक ही तरीके से काटी गई, लिंक काट दिया गया, चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। डॉक्टर, ये किसी गुप्त पंथ या तांत्रिक ग्रोह का काम हो सकता है? मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था। कोई काला जादू, जादू टोना वाला मामला, नरबली। वैसे आज तक मैंने कभी कोई ऐसा केस नहीं देखा। कद 5 फीट 11 इंच है, उम्र लगभग 25 और 27 के बीच है, गेहुआ रंग है। लाश 17 जून की सुबह उज्जैन से मिली है। कत्ल 16 की रात को हुआ है। लोकेशन रामनगर बस्ती उज्जैन में।
किसी भी पुलिस थाने में मैच मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो 16 जून को या 17 जून को तुरंत रामनगर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। नहीं साहब, मैंने इनको पहले कहीं नहीं देखा। अपनी पर्चियों की बुक छान ले। 16 की रात को कोई बाइक लगी होगी जो अभी तक लेने नहीं आया। नहीं साहब, ऐसे कोई बाइक या स्कूटर तो यहाँ पे नहीं है। भाईजान, शाहजहांपुर को कुछ छोटा सा गांव समझे हो, जहां चौपाल में 3 नाम पुकारे और तीनों के तीनों हाजिर हुए। और वैसे भी हम अपनी डायरी में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखते हैं जिनके हमारी तरफ पैसे बनते हैं। तो मुश्ताक चाचा, आप ये समझ लो, ये जो बंदा मरा है ना, उसके पैसे निकलते थे इन तीनों के, राकेश यादव, सुरेंद्र चौबे और फिरोज शेख। सिर्फ नाम से कोई काम हो सकता है? मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास इनका कोई? अरे चाचा, अब ये डायरी हमने थोड़ी ना लिखी है। खैर छोड़ो, अब ये बताओ, इन दोनों को कहीं देखा है? ना। पक्का? हमारे साथ रह के वक्त जाया ना करो। अगली गली में जिला दफ्तर है, वहाँ इनका चिट्ठा मिल जाएगा। अरे माई बाप, हम तो सिर्फ जड़ी बूटी देते हैं बीमारी के लिए। दमा हो, पुरानी खांसी हो, सब ठीक हो जाता है। ऊपर वाले की रहमत से 2 अच्छी बातें भी कह देते हैं। बाबा कुरैशी, तुम मशहूर हो अपनी झाड़ फूंक के लिए, ये तुम्हारी 2 अच्छी बातें। मालिक, हमारा सब कुछ जुबानी होता है। ये उंगली काटना, आदमियों की लिंग विंग काटना, नहीं जी ना, तौबा, ऐसी विधि हम नहीं करते। पर ऐसी विधि हुई तो है। अब तुम मुझे बताओ कि किसका काम है? कौन है तुम्हारा वो बिरादर जिसने कांड किया है? शिव 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 शिव, ऐसी विकृति के बारे में हमसे पूछ रहे हैं? हम तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते। हम आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, बस इतना बताइए कि ये जो नर बलि की विधि होती है, ये कौन लोग करते हैं? जिस गांव की तरफ कभी जाना ही ना हो तो उसका नाम जानकर हम क्या करेंगे? जगन, 5 थानों की सभी लावारिस 2 व्हीलर्स लाइनअप की, लेकिन ये चाबी किसी की नहीं थी। कल पूरा दिन पूरी रात पेट्रोलिंग गाड़ी ने सारा उज्जैन छान मारा, लेकिन कहीं पर भी लावारिस बाइक नहीं मिली। बस ये चाबी लेके घूम रहे हैं। जितने भी 2 व्हीलर मैकेनिक हैं, सबको टटोलो। हो सकता है कातिल ने सेकंड हैंड बेच दिया। अब बाइक की चाबी है तो बाइक भी होगी। नहीं जी, ये सुरेंद्र चौबे, राकेश यादव, फिरोज शेख हमारे शाहजहांपुर के नहीं हैं। और सर, ये दोनों? नहीं जी, इनको पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, वो डायरी में यूपी लिखा हुआ था ना तीनों के नाम के सामने? जी। यहाँ हाईवे पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसमें आधे ज़्यादा मजदूर यूपी के हैं। अब उनका रिकॉर्ड जिला परिषद के ऑफिस में तो होने से रहा। एक काम करो, वहाँ जाकर उनके लंबरदार से मिलो, शायद कुछ पता चल जाए। सर, 6 बाबा फकीरों से बात हुई। ये उंगली और लिंग काटने की विधि के बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया। कह रहे थे आजकल ये नरबली वगैरह की विधि बंदी हो चुकी है। शायद ये नरबली है ही नहीं, हो सकता है कत्ल इस लड़की की वजह से हुआ। लाश का चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया है। हो सकता है हमारा विक्टिम ये लड़का हो। भाई, ये लड़का लड़की है कौन? इनके बारे में हमारे पास कोई लीड नहीं है, और ना ही उन 3 नामों के बारे में जो उस डायरी में लिखे हुए थे। लड़का शायद ये माला पहनता था। कहीं जात पात का मामला तो नहीं? लड़का हिंदू और लड़की मुसलमान, या फिर दोनों हिंदू और फॉरवर्ड बैकवर्ड। हमारी जात की या हमारी कौम की लड़की पर हाथ डालोगे तो उंगलियां काट दी जाएंगी। सर, हो सकता है मामला प्यार मोहब्बत से कहीं आगे बढ़ गया हो। शायद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई हो और गुस्से में इस लड़के का लिंग काट दिया गया। अगर 1 मिनट के लिए लड़की वाला एंगल साइड में रख दें तो शायद ये सूरत से उज्जैन इन तीनों, सुरेंद्र, राकेश और फिरोज से पैसे लेने के लिए आया हो। और इन तीनों ने इसके पैसे लौटाने की बजाय इसे नहीं लौटने दिया। पहले इसका कत्ल किया, फिर रामनगर बस्ती में लाकर नदी किनारे फेंक दिया। सर, हो सकता है मर्डर कहीं और किया गया, क्योंकि क्राइम सीन से कटी हुई उंगलियां, कटा हुआ लिंग या फिर कोई भी औजार कुछ भी नहीं मिला। पर अभिषेक, लिंग और उंगलियां क्यों काटी गई? मोटिव क्या है? चेहरा बिगाड़ना तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और फिर उसकी जेब में ये बाइक की चाबी मिली, लेकिन बाइक नहीं मिली। तो क्या यह बंदा सूरत से उज्जैन बाइक पर आया था? और अगर नहीं तो ये अपने साथ बाइक की चाबी क्यों लेकर आया होगा? सर, हो सकता है सूरत से आते वक्त उसकी जेब में बाइक की चाबी रह गई हो। और अगर ये बंदा सूरत का रहने वाला है तो अब तक इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हो चुकी होगी। हमें लाश 17 जून की सुबह को मिली। कत्ल 16 की रात को हुआ था। मैं सारी डिटेल्स और लाश की तस्वीरें भेज रहा हूँ, और उन लड़का लड़की की तस्वीरें भी भेज रहा हूँ जो हमें लाश के पास मिले थे। तुरंत भेज दो अभिषेक, हम पूरे सूरत में लुकआउट करते हैं। कत्ल 16 को हुआ था, आज है 18 जून। मिसिंग कंप्लेंट तो फाइल हुई होगी अब तक।
साहब, शाहजहाँपुर में कई चौबे, शेख और जाधव परिवार मिले, पर उनमें कोई भी सुरेंद्र, फिरोज या फिर राकेश नहीं है। हाईवे पर दिहाड़ी मजदूरों में चेक किया? हो सकता है सूरत से कोई सुपारी मिली हो कि भाई ये बंदा शाहजहाँपुर आने वाला है, इसे खत्म कर दो। उन मजदूरों में से भी कोई नहीं था साहब। अगर कातिल ने उस डायरी में उन 3 नामों के साथ यूपी के अलावा और कुछ भी लिखा होता ना, तो कोई ठोस सुराग निकलता। शर्ट का लेवल ठोस सुराग है, तो हो सकता है बंदा सूरत का ही हो साहब। હાલર સાહેબ, આ શર્ટ મારી કંપનીનું જ છે, મારી કંપનીનું લેબલ પણ છે। अश्विन भाई, उज्जैन पुलिस एक मर्डर केस की तहकीकात कर रही है। मारे गए आदमी के बदन पर यह शर्ट था। मुझे खुशी है कि मेरी कंपनी के शर्ट लोग पहनते हैं, लेकिन सारे पहनने वाले का रिकॉर्ड तो मेरे पास से नहीं मिलेगा ना भाई। कुछ तो मिलेगा आपके पास। वैसे सूरत और सूरत के बाहर के सारे डीलर्स का टेलीफोन नंबर, नाम, पता मैं आपको दे सकता हूँ। उनमें से कोई उज्जैन भी सप्लाई करता हो। ये बंदा उज्जैन का भी हो सकता है। साहब, ये एमआर खान में इसके 3 मेन डीलर हैं जो दर्जनों छोटे मोटे रिटेलर्स को शर्ट सप्लाई करते हैं, और उन सभी के पास में भी कोई कस्टमर्स की डिटेल्स तो है नहीं, और ना ही ये शर्ट कोई स्पेशल आइटम है। અને મિસિંગ કમ્પ્લેન્ટનું શું થયું? 16 जून से लेकर आज 20 तारीख तक के सारे मिसिंग कंप्लेंट्स मंगवाए। 25 और 27 के बीच की उम्र के 2 मिसिंग कंप्लेंट मिले, પણ એ બંને પાછા ઘરે આવી ગયા છે। અને આ છોકરા છોકરીનું? हफ्ते 3 टॉप के खबरियों को डिटेल दी थी, पर अभी तक फोन नहीं बजाया मेरा साहब। ये मारा गया आदमी कहीं का भी हो सकता है, जो सूरत किसी काम से आया हो और उसने यहां से शर्ट खरीदी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके किसी सूरत के रिश्तेदार ने उसे ये सूरत की शर्ट गिफ्ट की हो। नहीं अभिषेक, ये बंदा सूरत का नहीं लगता है। हम तो शर्ट कंपनी तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। कोई मैचिंग मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली है। और वो फोटो वाले लड़का लड़की? कुछ नहीं। डबल श्योर करने के लिए पोस्टमार्टम डॉक्टर से फिर एक बार एज की वेरिफिकेशन करा लो, शायद कोई एरर हो। नहीं, कोई एरर नहीं है। विक्टिम 25 और 27 के बीच का ही होगा, और हमारी सेकेंड एनालिसिस के मुताबिक मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है, उंगलियों के या लिंग के काटने से नहीं हुई है। गला घोटने से मौत मतलब साफ साफ मर्डर, तो हम नरबली वाले एंगल को रूल आउट कर सकते हैं। पर फिर भी ये उंगलियों और लिंग का काटना प्लेन मर्डर को कैसे एक्सप्लेन करता है? पॉइंट। एनीवे, मैंने डीएनए प्रिजर्व किया है, बाकी सारी डिटेल्स आपके पास हैं। मेरी एडवाइस है बॉडी को केस हॉल होने तक दफना दो, बाद में अगर जरूरत पड़े तो कब्र से निकालकर हम उसे क्रिमेट भी कर सकते हैं। पूरे उज्जैन और शाहजहाँपुर में विक्टिम की डिटेल के साथ पोस्टर चिपकाए गए, इस उम्मीद में कि किसी न किसी की नजर उन पर पड़े और हमें इस लावारिस लाश के बारे में कुछ तो जानकारी हासिल हो। अब सर्च ऑपरेशंस पूरे मध्य प्रदेश स्टेट में एक्सपैंड किए गए। स्टेट के सारे मिसिंग कंप्लेंट खंगाले गए ताकि कोई भी इस डिस्क्रिप्शन का बंदा छूटने न पाए। अभी भी जीरो? अभी भी जीरो सर। लड़का लड़की के फोटोज, बाइक की चाबी सब डेट क्लूज मालूम हो रहे हैं। क्राइम सीन से मोबाइल डंप डेटा भी निकाला, नथिंग सर। अभिषेक, मुजरिम ने परफेक्ट टाइम नहीं किया, हम परफेक्ट टाइम होने दे रहे हैं। हम किसी बड़े पैमाने पर कोई चूक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम मिस आउट कर रहे हैं। सर, मिस आउट करने जैसा कोई एंगल ही नहीं बन रहा। ह्यूमन इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस सब कुछ आजमाया, शर्ट के लेवल तक को लॉजिकल कंक्लूजन तक फॉलो किया, रिजल्ट जीरो सर। पोस्टर चिपका दिए हैं पुलिस वालों ने, 2 अलग अलग इलाकों में देखा, कल अखबार में भी छपा था। कोई बात नहीं, तो एक काम कर, चुपचाप वापस आ जा, मामला अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। पुलिस वालों के पास एक यही केस थोड़ी ना है। अभिषेक, शायद हम जीरो पर इसीलिए हैं क्योंकि हम जीरो की तरह गोल गोल घूमकर बार बार उसी मुकाम पर लौट रहे हैं जहां से हम शुरू हुए थे। सही दिशा की तरफ हम पहल कर ही नहीं रहे। उन सारी चीजों की तरफ एक बार फिर से लौटते हैं जो हमारे लीड्स बने। सबसे टॉप पर था जाहिर सा लीड, पत्थर से चेहरा उछला गया ताकि पहचान हो ही ना पाए। लेकिन शर्ट का लेबल छोड़ दिया गया, गलती से या फिर जानबूझकर, ताकि हम सूरत की तरफ भागें और हमारे हाथ कुछ भी ना लगे। अभिषेक, लाश के पास जितने भी सुराग छोड़े गए हैं वो शायद इसी इरादे से प्लांट किए गए हैं ताकि हम घूमते रहें, गोल गोल
गोल गोल। सुरेंद्र चौबे, राकेश यादव, फिरोज शेख, यूपी, उत्तर प्रदेश की तरफ इशारा कर दी और फिर ऊपर लिखा है शाहजहांपुर। एक्चुअली ये सारे लीड्स शायद हमें गुमराह करने के लिए छोड़े गए ताकि हम गोल गोल घूमते रहें। हमें बॉडी कहाँ मिलती है? यहाँ उज्जैन में, जो कि शाहजहांपुर के नज़दीक है। तो एक्चुअली ये यूपी वाला लीड मिसलीड है सूरत वाले लीड की तरह। और हाथों की सारी उंगलियों का काटा जाना, मतलब सोची समझी साजिश। एग्जैक्टली। फिंगर्स नहीं तो फिंगरप्रिंट्स नहीं, फिंगरप्रिंट्स नहीं तो आइडेंटिफिकेशन नहीं। सर, फोरेंसिक टीम द्वारा क्राइम सीन से सारे फिंगरप्रिंट्स उठवा रहा हूँ। उन्हें हर मुमकिन सस्पेक्ट और हिस्ट्री शीटर के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करेंगे हम। ये तुलसी की माला शायद कातिल ने इसलिए छोड़ी होगी ताकि हम सिर्फ हिंदू मेल्स की तलाश करें। लिंग भी शायद इसलिए काटा गया ताकि हम खतना पकड़ ना पाए। क्या हमारा विक्टिम मुसलमान है? विक्टिम का खतना हो चुका है इंस्पेक्टर। आप ये पक्का समझ कर चल सकते हैं कि विक्टिम मुसलमान है। मुजरिम ने हमें एक्सपर्टली उन सारी चीजों की तरफ धकेला जो हमें विक्टिम की आइडेंटिटी से दूर ले जाए। दरअसल हर लीड जानबूझकर रची गई एक मिसलीड है। मुस्लिम मेल एज 25 to 27, हमें इसे ढूंढना चाहिए सर। यूपी, सूरत, बाइक, चाबी, नरबली, ये सब एक तरफ रखते हैं और इस आदमी की सारी डिटेल्स पूरे एमपी में भेजते हैं। सही कहा आपने। नदीम सैयद नाम है इस बंदे का, उम्र 25 साल। इसकी मिसिंग कंप्लेन हमारे पास 17 जून को आई थी। इस नदीम सैयद ने आखिरी बार 16 जून की दोपहर में अपने अम्मी और अब्बू से बात की थी, यही भोपाल में। ये नदीम सैयद आपके भोपाल का ही लड़का है? हाँ अभिषेक, हमने एमपी स्टेट के हर पुलिस थाने में इसकी फोटो और डिटेल्स भिजवाई है, चेक कीजिए। 17 जून की फीड में आपके पास जरूर आई होगी। आपका नदीम 16 तारीख को गायब हुआ और हमारे विक्टिम का मर्डर भी 16 को ही हुआ। नदीम की उम्र 25 साल थी और हमारे विक्टिम की उम्र 25 और 27 के बीच। इस नदीम के माँ बाप हर दूसरे दिन पूछने आ जाते हैं। उज्जैन? नहीं तो उज्जैन में तो हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है, और जहां तक हम जानते हैं कि नदीम कभी किसी काम से उज्जैन गया ही नहीं। इकबाल जी, वैसे हम भी दावे के साथ तो कह नहीं सकते, पर आपको और तहसीन जी को हमारे साथ उज्जैन चलना होगा शिनाख्त के लिए। अरे भाई, किसकी शिनाख्त? कैसी शिनाख्त? वहां एक लाश मिली है। क्या हुआ? पुलिस क्या कह रही थी? उज्जैन शिनाख्त? वहां की पुलिस को कोई लाश वाश मिली है? हाँ, तो क्या हुआ? वो हमें क्यों फोन कर रही है? उनका कहना है कि वो लाश हमारे नदीम की हो सकती है। अम्मी, काम से बाहर जा रहा हूं, आने में थोड़ी देर होगी। जी जनाब, आज सुबह तक हमने उसका इंतजार किया, ये सोचकर कि शायद उसे कहीं दूर भेजा गया हो, और हो सकता है कि उसका फोन भी खराब हो। अब तक वो घर नहीं पहुंचा और ना ही उसका कोई फोन आया है। कल दोपहर से ही नदीम का फोन बंद आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि कहीं काम पर भेजा गया हो। क्या काम करता है और भेजने वाला कौन है? सर, अपने गोविंदपुरा में शक्ति इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां पर ही हमारा नदीम एसी रिपेयरिंग का काम करता है। वसीम बेग नाम है उसके मालिक का। वसीम बेग? शक्ति स्टेट वाले जो अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में खड़े, वही? जी जी वही। पर वसीम भाई का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि नदीम कहाँ चला गया है। अरे इकबाल भाई, हम भी नदीम को फोन लगा लगा कर थक गए हैं। हमें लगा उसने बिना बोले छुट्टी मार ली, लेकिन अब उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। वसीम भाई, नदीम का फोन तो कल रात से ही बंद आ रहा है। ऐसे कैसे गायब हो गया? कुछ तो बोला होगा आपसे। हमें लगा आपको पता होगा। वैसे कल नदीम ने अपनी अम्मी को फोन करके बताया था कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है, लौटने में देर हो जाएगी। वसीम जी, नदीम ने जाने से पहले आपसे कुछ कहा नहीं? मालिक, अगर उसने मुझसे कुछ कहा होता तो मैंने इकबाल मियाँ को बताया होता ना। नदीम सर मुझसे इतना कह के गया कि उसको अपना कोई निजी काम पूरा करना है। कैसा निजी काम यार, जो तुम्हें काम के वक्त ही करना है? तुम्हें पता है ना काम को लेकर कैसी मारामारी चल रही है। भाईजान, मैं कल फुल डे फुल नाइट कर लूंगा, आज थोड़ा जरूरी काम है, प्लीज जाने दीजिए। ठीक है, जाओ, लेकिन टाइम से आ जाना।
नदीम कभी भी बेवजह छुट्टियां नहीं मांगता और अपने काम में भी सटीक है। अब 2 दिन से गायब है, इसलिए मैं ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। मैंने अपने लड़कों को भी खोजने लगाया है। आखिर जा जाकर कहाँ जा सकता है ये नदीम? कोई लड़की का चक्कर? मालिक, बहुत छोटी सी यूनिट चलाता हूँ अपना घर चलाने के लिए और दिल से आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अब इस सब के बीच में कौन अपने मुलाजिम के चक्करों का हिसाब रखेगा? आप प्लीज नदीम को ढूंढ निकालिए। अपने अम्मी अब्बू का इकलौता है। सर, हमारा नदीम हमें बताए बगैर भोपाल से बाहर जा ही नहीं सकता। आप बेकार में ही हमें उज्जैन ले जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि आपका नदीम 16 जून से गायब है, वो भी बिन बताए। एक बार शिनाख्त कर लीजिए, बाकी हमारी खोज तो जारी है ही। लाश की शक्ल मानो है ही नहीं, ऊपर से गलने भी लग गई थी, इसलिए हमें दफनाना पड़ा। शिनाख्त के लिए वापस बाहर निकाला। आप लोगों को थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। सर, उनके लिए मुश्किल तो था, पर आखिरकार माँ बाप हैं सर। उस हालत में भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्हीं का बेटा नदीम सैयद था। नदीम के कॉल रिकॉर्ड्स हमने 17 को मंगवाए थे, जिस दिन कंप्लेन हुई थी। आखिरी लोकेशन तो भोपाल की है। तभी तो हमारा सारा सर्च ऑपरेशन भोपाल पर ही फोकस रहा। हालांकि हमने नदीम के सारे डिटेल्स पूरे एमपी में भिजवा दिए थे और भोपाल के सारे एक्सीडेंट के केसेस भी हमने छान मारे थे, छोटे मोटे क्लिनिक से लेकर सरकारी हॉस्पिटल तक। उज्जैन की तो हमने सोची भी नहीं थी, क्योंकि कोई कारण ही नहीं था। वैसे माँ बाप ने शिनाख्त तो कर ली है, तो हम विक्टिम को नदीम सैयद मान सकते हैं, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन डीएनए टेस्ट के बाद ही होगा, ताकि डाउट की कोई गुंजाइश न रहे। वैसे दोनों केसेस के बाकी सारे डिटेल्स तो मैच कर रहे हैं, सिवाय इसके कि आखिरी लोकेशन उज्जैन नहीं भोपाल है। और एक अजीब बात है इस फोन को लेकर। कॉल रिकॉर्ड में गौर कीजिए, नदीम का फोन सिर्फ 2 महीने पुराना है और किसी शमशेर खान के नाम पर खरीदा गया है। कौन है शमशेर खान? फर्जी नाम है। आप बता रहे थे कि ये नदीम किसी एसी रिपेयर यूनिट में टेक्नीशियन था। जी हाँ, वसीम बेग की यूनिट में। नदीम इस नंबर से अपने बॉस वसीम, अपने पेरेंट्स, क्लाइंट, कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करता था। वसीम बेग की वाइफ रुखसाना को भी कुछ कॉल्स हुए। हमने वसीम और रुखसाना दोनों से कंफर्म भी किया था। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे सीधे हमारे घर चले आने से पहले आपको जरा सा एहतियात बरतना चाहिए था। चुनाव लड़ रहा हूँ, हमारे मुखालफों को पता चलेगा तो बात का पतंगड़ बनाने का मौका मिल सकता है। फिलहाल नदीम नहीं मिल रहा है और मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि नदीम ने फर्जी नाम से मोबाइल क्यों लिया। रुखसाना जी, आप कुछ कहेंगी? आपकी तो बात होती थी। नदीम हमारे यहाँ पिछले 3 सालों से काम कर रहा है और इन 3 सालों में उसने कभी भी कोई भी फर्जी काम नहीं किया। निहायती नेक, ईमानदार और मेहनती लड़का है। जिंदगी में कभी कुछ फर्जी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था। दरअसल नदीम का पिछला फोन पानी में गिर गया था, इसलिए उसने नए फोन के साथ नया सिम ले लिया। मैंने पूछा भी ऐसा क्यों कर रहे हो, तो क्या बोला? बोला सिम नए इंस्ट्रूमेंट के साथ किसी अच्छी डील में मिल रही है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये बात मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि नदीम किसी भी तरह का कोई फर्जी काम कर सकता है। आप नदीम को ढूंढ निकालिए, बहुत नेक बंदा है। हो सकता है किसी के बहकावे में आ गया हो, किसी ने फंसा लिया हो, कुछ गलत हो गया हो। सर, हमने हर मुमकिन एंगल टटोला, कहीं ये बंदा नदीम किसी चक्कर में तो नहीं फंस गया। आप लोगों के पास इस एंगल को लेकर चलने का एक मजबूत कारण था। फर्जी नाम, कोई बंदा ऐसा क्यों करेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि वो उज्जैन क्यों आया होगा या फिर लाया गया होगा। नदीम का उज्जैन से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, जो भोपाल में कोई नहीं जानता, या फिर जानबूझ के अनजान बन रहा है। सर जी, आप तो वेरी गुड से भी ऊपर बोलोगे जब मैं आपको ये खबर सुनाऊंगा। मानोगे नहीं कैसा तिकड़म लगाया है। लालू, सीधे सीधे खबर बाहर कर। कितनी बार कहा है तुझसे? सर जी, वो फोटो वाली लड़की मिल गई है, प्रिया नामदेव नाम है। कौन है प्रिया नामदेव? असली लड़की है सर जी, मुझे उसकी 2 व्हीलर की लाइसेंस मिली है। भोपाल की लड़की है। नेता कैसा हो? भाई जैसा हो। नेता कैसा हो? भाई जैसा हो। सलाम वालेकुम खाला, चुनाव जिताना है हमको। हाँ, और जो टैंकर की झंझट है ना, हमेशा के लिए खत्म। जीतेगा भाई, जीतेगा वसीम भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा वसीम भाई, जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो? जिताना है।
भाई आपके दूसरे फोन पे उज्जैन पुलिस का फोन आया था। क्या बोल रहे थे? नदीम के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बोला चुनाव रैली के बीच में। ठीक बोला, रैली के बाद उनको कॉल करता हूँ। सर अनवर इस प्रिया नामदेव को लेने के लिए भोपाल गया। लड़के की बॉडी पर तुलसी की माला। हम सोच रहे थे कि लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम वाला एंगल, पर अब उल्टा लग रहा है। लेकिन सर नदीम के पिछले 2 महीने से चल रहे फर्जी नाम वाले नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी प्रिया नाम फीचर नहीं हुआ है और प्रिया के मोबाइल में भी सेम है। शायद पहले वाले नंबर से बात हो रही हो, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी और नंबर चेंज किया होगा। पर अगर शमशेर के नाम पर पूरी तरह फर्जी सिम लेता तब तो बात समझ में आती। यहाँ नाम फर्जी, बाकी डॉक्यूमेंट फर्जी, पर फोटो असली है नदीम की। माजरा क्या है? प्रिया नामदेव जी? आप नदीम सैयद को जानती हैं? नदीम सैयद कौन है ये? नहीं सर, मैंने इस आदमी को पहले कभी देखा तक नहीं है। और ये बंदा? अब ये कौन है? नदीम के पॉकेट से तुम्हारा और इस बंदे का फोटो एक साथ मिला। पर सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ना तो इस इंसान को जानती हूँ और ना ही इस नदीम सैयद को। क्या काम करती हो? सर मैं इंग्लिश में एमए कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरी फोटो किसी अजनबी की जेब तक कैसे पहुंची। इसका जवाब सिर्फ नदीम दे सकता था, पर अब नहीं दे सकेगा क्योंकि उसकी भयंकर हत्या हो चुकी है। ओह माय गॉड! तो आपको उसकी जेब से मतलब लाश की जेब से? माफ कीजिए मालिक, चुनाव प्रचार के बीच में हूँ, इस वक्त उज्जैन आ ही नहीं सकता। वसीम साहब, नदीम से आखिरी बार रूबरू बात करने वाले आप ही। तो ये कोई गुनाह है? नदीम उज्जैन क्यों आया होगा? ये तो मैं अनवर साहब को भी बता चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि नदीम का उज्जैन में क्या काम था। कुछ तो बताया होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, जिसने अपने अम्मी अब्बू को नहीं बताया वो हमें क्यों बताएगा? हो सकता है आपकी बेगम को बताया, रुखसाना साहिबा को। जरा उनसे मेरी बात करवाइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जितना मैं जानता हूँ उतना ही वो जानती है और उतना ही बताएगी। आप बात तो करवाइए। कह रहा हूँ ना, फिजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। नदीम ने किसी को नहीं बताया कि वो उज्जैन क्यों जा रहा है। सर नदीम के पिछले नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। प्रिया नामदेव? कहीं नहीं सर। अभिषेक, नदीम के वॉलेट में प्रिया नामदेव की फोटो डाल देना एक छल हो सकता है, हमें गुमराह करने के लिए, जैसे शर्ट का लेबल छोड़ दिया गया था। पर सर हमें अब ये ट्रैक करना होगा कि कातिल के पास प्रिया की फोटोग्राफ आई कैसे। एग्जैक्टली। अब हमें इस क्रिमिनल की थिंकिंग समझ में आने लगी। अब हमें इसकी सोच से एक कदम आगे चलकर सोचना होगा और किसी भी कीमत पर इसे मात देनी होगी। हमें पता लगाना होगा कि 16 जून को नदीम उज्जैन खुद आया या यहां पर लाया गया, जिंदा लाया गया या कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को यहां लाया गया। सोचते हैं और पता लगाते हैं कि हर कदम पर ऐसा क्यों किया गया। राइट सर, क्रिमिनल की तरह सोचते हैं लेकिन 2 कदम आगे रह के। सो ये तो सरासर हैरेसमेंट है। सर मैं एक बार थाने आ चुकी हूँ और आपको साफ साफ बता चुकी हूँ कि मैं किसी नदीम सैयद को नहीं जानती, तो फिर मैं दोबारा थाने क्यों आऊँ? प्रिया जी, मैं श्योर हूँ कि आप वैसे इस केस में शामिल नहीं हैं, लेकिन आप जरूर एक ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं जो इस केस से जुड़ा हुआ है, और हम बस वो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। अरे आफ्ताब, तुम कौन पड़ा है तुम्हारी जान के पीछे? इतना जल्दी में क्यों? वसीम भाई, वसीम भाई टेंशन हो गई है। सुलेमान को पुलिस उठा ले गई। सुलेमान तक कैसे पहुंची? अरे नहीं मालूम वसीम भाई, लेकिन अगर सुलेमान ने मुंह खोला ना तो पुलिस को हमारे तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। मैं क्या बोलता हूँ, ये इलेक्शन को गोली मारो, यहाँ से भाग जाने का टाइम है। अबे चुप कर! देखो, एक तो सुलेमान कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन गलती से भी उसके मुंह से कुछ निकल जाता है तो हम सुलेमान को जानते तक नहीं।
अड़े रहना इस बात पे। पुलिस। लेकिन कोई पुख्ता सबूत तो होना चाहिए ना आपके पास। सब दिखाएंगे थाने में। अभी आप अपने टांगों पर चलेंगे हमारे साथ, या घसीट कर ले जाए भरे मोहल्ले में। ए, जबान संभाल के। आप एक इलेक्शन के उम्मीदवार से बात कर रहे हैं जो 100% जीत कर आने वाले हैं। आपके शौहर ऑलरेडी हार चुके हैं, बुरी तरह। जमानत जब्त। पोस्टर चिपका दिए हैं पुलिस वालों ने। तो एक काम कर, चुपचाप वापस आ जा, मामला अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। पुलिस वालों के पास एक यही केस थोड़ी ना है। कौन है ये आदमी? हम इसे नहीं जानते। वसीम भाई, खुदा के लिए ऐसा अकेला इनके मुंह में मटके लो। ये हमारे किसी मुखालिफ की चाल है, हमें फंसाने के लिए। कहीं आप लोगों की तो नहीं? मैं इस आदमी से आज तक मिला भी नहीं कभी। अरे बस करो वसीम भाई, बस करो। साहब, एक नंबर का झूठा है। इसने मुझसे खुद फोटो मंगवाए, मैंने इसे 2 फोटो दिए। वसीम भाई, ये दोनों कैसे रहेंगे? ये तूने बढ़िया काम किया सुलेमान। नाम क्या है? प्रिया नामदेव। प्रिया के हाल ही में तुमने अपने फोटोग्राफ्स किसी डॉक्यूमेंट के लिए दिए थे? आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर सिम कार्ड के लिए? हाँ सर, हाल ही में मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। डायरेक्ट आरटीओ से बनवाया था या फिर किसी एजेंट को पकड़ा था? नहीं सर, एजेंट के थ्रू। वहीं आरटीओ के बाहर बैठता है, सुलेमान कादरी नाम है उसका। इस 2% के दल्ले ने कहा और आपने मान लिया? ये लड़के, जिसने भी हमें फंसाने के लिए पैसे दिए ना तुझे, नाम बता उनका। किसी और का कि हमारे साथ डाल रहा, साले हरामखोर। तूने हम पर हाथ उठाया, हम पर, ये जानते हुए कि हम कौन है। हम जान गए हैं कि तू कौन है, इसलिए तुझे ये ऑटोग्राफ दिए। अभी तो महज खाता खोला, अब धीरे धीरे तेरा एक एक पुर्जा खोलेंगे। परफेक्ट प्लानिंग की थी ना तुमने। हम पकड़ने निकले थे आफ्ताब खान को, पर पता चला ये तो पहले से तुम्हारे पास पहुंचा हुआ है। हमारी तो मतलब निकल पड़ी, एक के साथ एक फ्री। आफ्ताब खान, तू बाइक पर था नदीम के साथ, उसे उज्जैन ले जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। क्या मिली भगत है ये? हमारे अपोजिशन में जो खड़ा है उसके साथ तुमने और इन दोनों ने मिलकर हमें बदनाम करने की साजिश रची है। देख रहे हो आफ्ताब, पहले इसने सुलेमान को हमारी गोद में डाल दिया और अब ये तुम्हारे सर पर पैर रखकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। सोच लो क्या करोगे। वसीम भाई के लिए खुद की जान गंवाओगे या खुद की जान बचाओगे? वसीम भाई ने कहा था कि सब कुछ परफेक्ट होगा। भाईजान, नदीम को? हाँ भाईजान, लेकिन चुनाव सर पर है, कहीं पकड़े गए तो बहुत बुरे फंसेंगे। 3 महीने से झकने मरा रहा हूं। ऐसी प्लानिंग की है कि दुनिया की कोई भी पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंच सकती। परफेक्ट मर्डर होगा ये। पद्मनी जी की बॉडी देखकर लग रहा है कि उनकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई, जबकि हीटर पे हाथ मां गायत्री का है और गले पे स्ट्रैंगुलेशंस के मार्क्स भी हैं। परफेक्ट फील्डिंग देखो मेरी। पहले स्टेप के मुताबिक 2 महीने पहले मैंने नदीम को नया फोन, नई सिम दिलाई, फर्जी नाम और डॉक्यूमेंट्स के साथ। नदीम। जी भाईजान। तेरा फोन पानी में गिर गया था ना, नया नहीं लिया? भाईजान, वो काम में इतना लगा हुआ था कि टाइम ही नहीं मिला, आज जाकर नया ले लूंगा। कोई जरूरत नहीं, ये ले मेरी तरफ से लो, नया फोन, नई सिम, नए नंबर के साथ। पुराना नंबर भूल जा, और हाँ, हर महीने जो इसका बिल आएगा ना वो भी हम भरेंगे। भाईजान, दोबारा सोच लो, बैठाकर समझाते हैं ना नदीम को। कुत्ते की दुम नीयत कभी सीधी हुई है? बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बार भाभी जान से भी बात करके देख लीजिए। अगर कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती तो कुतिया की भी तो नहीं होती ना। कितनी बार समझाया उसे, अली को चैन ही नहीं पड़ता।
एक बार नदीम को ठिकाने लगाते हैं, इलेक्शन जीत जाए तो समझ सारी सेटिंग हो गई। उसके बाद इस रुखसाना को तो ऐसे तबीयत से ठिकाने लगाएंगे ना। अगर भोपाल पुलिस ने नदीम के पहले वाले फोन की कॉल लिस्ट से पता लगा लिया होता कि मुलाजिम और मालकिन के बीच में गुफ्तगू हद से ज्यादा हो रही है, तो तेरी परफेक्ट प्लानिंग की बैंड तभी बच गई होती। मेरी बीवी रुखसाना मेरी इज्जत की बैंड बजवाने पे तुल गई थी। बहुत कोशिश करी दोनों को समझाने की, लेकिन ऐसी भी क्या खराबी है। घर के एसी में जब बार बार नदीम को बुलाती है सर्विसिंग के लिए, काम होता है इसलिए बुलाती हूँ। एक हाथ नहीं मारो उसको, जोर से डांटा, बक गए सब। क्या काम होता तुम लोग का दोपहर में? जब मैं बाहर रहता हूँ तो घर में सर्विसिंग कराती है। एक एक बात बारीकी से पूछी और रोते रोते सब भुग गया। वसीम भाई, वसीम भाई, अम्मी और अब्बू की कसम, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन पहली बार भी हुई है कैसे? तुझमें इतनी आसान फरामोशी आई कहां से बे? जानता है ना क्या था तू? कीड़ा, गंदी नाली का वो कीड़ा जिसे मैंने नाली से उठाया, नहलाया धुलाया, साफ किया और इंसान बनाया। साले तूने मेरी बीवी पे हाथ डाला। वसीम भाई, गलती हो गई, सबसे बड़ी गलती, आइंदा कभी नहीं होगा। लेकिन समझे नहीं दोनों, लगे पड़े थे मेरे पीठ के पीछे, घर के बाहर भी मिलने लगे थे। अगर अपोजिशन पार्टी वालों को पता चलता तो क्या कहते? अपना घर तो संभाला नहीं जाता, वोट क्या खाक संभालेगा? सुन नदीम, तू आफ्ताब के साथ तुरंत निकल जाए, एक अर्जेंट काम है। लेकिन भाई जाना कहाँ है? अबे ये सब मत पूछ, इलेक्शन से रिलेटेड है, खुफिया है। अम्मी, काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर होगी। भाई मैं समझा नहीं, मैं अपना फोन यहाँ क्यों छोड़ के जाऊँ? अबे यार, सामने वाली पार्टी पे स्टिंग ऑपरेशन होना है, उसमें तुम्हारी और आफ्ताब दोनों की मदद लगेगी, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अब अगर तुम अपना फोन लेकर जाओगे तो आसानी से पता लग सकता है कि तुम उस वक्त वहां पर थे। लेकिन भाई जाना कहाँ है और करना क्या है? ये सब तुम्हें आफ्ताब बता देगा। वसीम भाई, नदीम के घर वाले पुलिस के पास जाएंगे जरूर, और फिर बात अब तक आएगी, लेकिन हम तक आते आते रास्ते में दम तोड़ देंगे। मेरे या हमारे खिलाफ किसी को रत्ती भर भी कुछ नहीं मिलना। नदीम मरा है ये खबर भी किसी को नहीं होगी। ये कौन सा वीडियो बनने वाला है आफ्ताब? वसीम भाई ने कहा था कि यहाँ और भी लोग होंगे और हमें उनकी मदद करनी होगी, है ना? वो देखो और लोग। वसीम भाई, आप यहाँ? बताया नहीं कि आप भी आने वाले हैं? तूने बताया था मुझे, मेरी वार्निंग के बाद भी तू रुखसाना की सर्विसिंग कर रहा? वसीम भाई, मैंने रुखसाना भाभी को बोल दिया था कि मेरी तरफ से सब खत्म है। लेकिन तेरी फिर जागोटी बड़ा भाई बोलता है ना मुझे, भाभी लगती है वो तेरी। एक बार बड़ा दिल करके तुझे माफ भी किया, लेकिन साले फिर पीछे से वार किया तूने। क्या से क्या बना दिया एक शरीफ मर्द को। भाईजान, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके बोलने के बाद से मैं दूर ही रह रहा था, लेकिन रुखसाना भाभी ने मुझसे नया नंबर लिया और फोन कर करके बुलाने लगी। ये गलत है सर, मुझे कोई भनक तक नहीं थी कि वसीम ने नदीम को मार डाला है। नदीम और आपका अफेयर था, ये तो भनक थी ना आपको, या ये भी नहीं पता था? 8 महीने पहले एक बार नदीम को मैंने एसी सर्विसिंग के लिए बुलाया था। हाँ, तब मैं बहक गई थी और बस एक ही बार हमारे बीच रजामंदी से जिस्मानी रिश्ता हुआ था, जो उस कमीने ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया था। और उसके बाद जो भी होता ब्लैकमेल की नोक पर होता। नदीम के अभी के फोन से और पहले के फोन से, दोनों फोन रिकॉर्ड से यह साफ जाहिर है कि नदीम ने जितनी बार आपको कॉल किया उससे कहीं ज्यादा बार आपने नदीम को कॉल किया। अब आप बताएंगे मुझे क्या कहने के लिए फोन करती थी? कि आजा मेरे घर और आकर मुझे ब्लैकमेल कर? आपका यह झूठ आपके शौहर के सर से खून के धब्बे नहीं मिटा सकता। कातिल है आपका शौहर। भाईजान, मैं तो कहता हूँ इसको यही नदी में फेंक देते हैं। हाँ, सही रहेगा, डूबेगा तो इसका लाश भी नहीं मिलेगा। ना ना, लाश तो मिलनी चाहिए, बस दुनिया में कोई पहचान ना पाए कि ये लाश नदीम की है। कपड़े उतारो साले के।
पहना दो उसको ये पर्स, डायरी, चाबी पैंट के पॉकेट में डाल दो उसके। गले में डाल उसके। देखो मालिक, इस बार हमारी जीत पक्का है, आप बस इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद सारा जिम्मा ये लोग अपने ऊपर ले लेंगे और आपका रिटायरमेंट पैकेज हम तैयार करा देंगे। वसीम बेग, रिटायरमेंट तो अब तेरी होगी, और वो भी जेल में। इतना याद रख, उज्जैन आते वक्त जिस टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज में हमें आफ्ताब और नदीम दिख रहे हैं ना, उसी फुटेज में तू भी दिख रहा है। साफ साफ टोल देते हो। वो पत्थर, वो कटा हुआ लिंग और वो कटी हुई उंगलियां कहां हैं? वो साहब हमने नदी में फेंक दी है। तेरी परफेक्ट प्लानिंग पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, लेकिन एक बात अच्छी हुई, पब्लिक बच गई। तेरे जैसा कॉर्पोरेटर किसे चाहिए? इतनी बेरहमी से? इंस्पेक्टर साहब, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वसीम नदीम को। बिल्कुल झूठ। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके शौहर किस किस्म के आदमी, फिर भी आपने नदीम की जान को खतरे में डाला। मोहतरमा, नदीम के कत्ल के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। इकबाल जी, तहसीन जी, रुखसाना ने कबूल कर लिया कि उसके और नदीम के बीच जिस्मानी रिश्ते थे, और वसीम, आफ्ताब, सुलेमान ने भी कबूल कर लिया कि उन तीनों ने मिलकर नदीम का कत्ल कर दिया। दुनिया में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हो सकती जिसमें इंसान किसी को नुकसान पहुंचाकर खुद बच निकले। परफेक्ट क्राइम एक नामुमकिन सोच है। हर साजिश एक राउंड ट्रिप होती है। जब आप किसी को धोखा देते हो, वक्त उसी साजिश को घुमाकर आपके सीने पर बिठा देता है। अपने कर्मों की सिहाई से अपनी किस्मत लिखी जाती है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you.
नमस्ते लता भाभी। मंगेश, तुम्हारे गिरधरन्ना कहाँ है? गिरधरन्ना? वो तो किसी मीटिंग में होंगे भाभी। इतनी देर तक मीटिंग? दरअसल भाभी मुझे मालूम नहीं है। 5:15 बजे गिरधरन्ना की मीटिंग थी प्रकाश हेगड़े के साथ, पर उन्होंने मुझसे कहा कि मीटिंग कैंसिल कर दो। गिरधरन्ना, बस याद दिला रहा हूँ, 5:15 बजे प्रकाश हेगड़े सर के साथ मीटिंग है। कैंसिल कर दो मीटिंग को। मैं तुम्हें ये कहने बुलाने ही वाला था, एक अर्जेंट मीटिंग निकल आई है, मैं बस निकल ही रहा हूं। बस उसके 5 मिनट बाद 4:35 पर गिरधरन्ना ऑफिस से निकल गए। फिर मैंने और संजय ने ऑफिस बंद किया और हम भी घर आ गए। किसके साथ में है ये मीटिंग जो अभी तक खत्म नहीं हुई? जी मुझे तो कुछ नहीं बोला गिरधरन्ना ने, मैं संजय से पूछकर आपको फोन करता हूँ। हाय मम्मी। नितिन, बेटा तुम्हारे पापा अभी तक नहीं लौटे। शायद कोई मीटिंग लेट तक चल रही होगी मम्मी, हो सकता है कि कोई बड़ी डील हो रही हो। नितिन सुन ना बेटा, 10 बज गए हैं, पापा का फोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. डिस्टर्बेंस नहीं चाहते होंगे। अरे ऐसी कैसी डिस्टर्बेंस? इतने सालों से 7:30 बजे तक घर आ जाते हैं और अभी 10 बज रहे हैं बेटा। शायद कोई बहुत बड़ी डील होगी, बहुत डिस्कशन हो रहा होगा। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है नितिन। मम्मी रिलैक्स रिलैक्स, पापा आ जाएंगे। इस मीटिंग के बारे में तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं बताया? जी नहीं सर। सर गिरधरन्ना अपनी सारी मीटिंग्स के बारे में अपनी डायरी में लिखते हैं और फिर हमें याद दिलाने को कहते हैं। तुम्हारे गिरधरन्ना की वो डायरी जिसमें वो सारे मीटिंग्स लिखते हैं, कहाँ है? गिरधरन्ना अपनी डायरी अपने कैबिन में ड्रॉर में रखते हैं। सवा 5 को प्रकाश हेगड़े के साथ मीटिंग कैंसिल करके उनकी जगह आरके फैब्रिकेटर्स लिखा है। कहाँ है इनका ऑफिस? सर मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ, आरके फैब्रिकेटर्स। सर गिरधरन्ना जब तक हमको खुद नहीं कहते याद दिलाने के लिए, हमें उनकी मीटिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। ये आरके फैब्रिकेटर्स सच में कोई कंपनी है या फैब्रिकेशन है? जाली है ना? सर ये सब हमें कैसे पता होगा, हम तो गिरधरन्ना के नीचे काम करते हैं। 4 साल से उनके साथ सर हैं। सर मेरे पापा ने इन्हें कुछ नहीं बताया होगा, वरना ये झूठ नहीं बोलेंगे। ओके नितिन, तो तुम ही हेल्प कर दो हमारी। कौन है आरके फैब्रिकेटर्स? सर अगर हमें मालूम होता तो आपके पास कंप्लेन लेकर आने से पहले हम खुद जाकर वहां देखते। हमने पूरे मंगलुरु सिटी में बाइक एक्सीडेंट के लिए चेक किया है। तुम्हारे पिताजी की बाइक से मैचिंग कोई बाइक नहीं मिली। सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक सब कुछ चेक हो चुके हैं, सभी पुलिस स्टेशन में बात भी हो चुकी है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। लता जी घर में कोई टेंशन? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रोज की तरह ऑफिस गए थे और रोज की तरह 7:30 से पहले आ जाना चाहिए था उन्हें। क्या गिरधर कामत जी का हाल ही में किसी से कोई झगड़ा हुआ था या कोई पुरानी दुश्मनी? संजय, मंगेश, किसी क्लाइंट के साथ कोई मसला, किसी पुराने क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग हुई हो, पैसों के लेन देन को लेकर कोई टेंशन रहा हो? हमारा छोटा सा ऑफिस है, फर्नीचर सप्लाई का बिजनेस है। 4 साल में आज तक पेमेंट या डिलीवरी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है, हम शाम तक इंतजार करेंगे। तब तक गिरधर जी के फोन रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे, उनकी लास्ट लोकेशन भी मालूम पड़ जाएगी। मालूम पड़ेगा कि आखिरी बात उन्होंने किससे की थी। The number you have called is currently switched off. हाँ मम्मी। पापा का फोन आया क्या बेटा? नहीं, मैंने बार बार ट्राई किया, अभी तक स्विच ऑफ ही है। मैं भी हर 5 मिनट में ट्राई कर रही हूँ। मम्मी पुलिस ने कहा है ना, शाम तक सारे फोन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि पापा किससे मिलने गए थे। तब तक वेट करते हैं। हेलो, ये कहाँ का नंबर है? ये पीसीओ का नंबर है। कहाँ का है? आप कौन बोल रहे हैं? मंगलुरु पुलिस। सर मेरे पीसीओ नंदपुरम में है, कोडीपल्ली स्ट्रीट पे। नो सर, नंदपुरम में तो हमारा कोई क्लाइंट नहीं है। बाकी क्लाइंट से बात हुई?
हर एक छोटे बड़े क्लाइंट से बात हुई। अन्ना किसी रेगुलर क्लाइंट को मिलने नहीं गए। उनके फोन की लास्ट लोकेशन अचलगुड़ी है। उनको 15 तारीख को शाम 4:15 बजे नंदपुरम के एक पीसीओ से कॉल आया था और ये उनके फोन पर किया गया आखिरी कॉल था। उसके पहले 14, 13 और 12 जुलाई को भी उसी पीसीओ से तुम्हारे गिरधर अन्ना को कॉल आया। पर हमें तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। हमने नंदपुरम और अचलगुड़ी दोनों को छाना। वहाँ पर आरके फैब्रिकेटर्स नाम की कोई फर्म है ही नहीं। सर कुछ गड़बड़ है। अगर 3 दिन से गिरधर अन्ना को कॉल्स आ रहे थे और कोई डील फिक्स होने वाली होती तो अन्ना हम दोनों को जरूर बताते। तो फिर शायद ये कोई ऑफिस की बिजनेस डील ना हो, किसी और ही चीज की फैब्रिकेशन हो रही है। और कुछ मतलब अचलगुड़ी या नंदपुरम में कोई पर्सनल मसला है? उन दोनों जगहों में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। कोई ऐसा रिश्ता हो जो सिर्फ गिरधर जी के साथ है, आपके साथ नहीं, और शायद आपको पता ही नहीं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमें भी समझ में नहीं आ रहा लता जी। पर इतना तो पक्का है कि आपके पति अचलगुड़ी गए जरूर थे और नंदपुरम में उनको पहचानने वाला कोई जरूर है। साहब ये बाइक मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ। पहले मुझे लगा कि शायद किसी वर्कर की होगी, लेकिन आज भी इसे कोई लेने नहीं आया, तो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने आपको फ़ोन किया। ये बाइक गिरधर कामत नाम के एक आदमी की है जो 15 तारीख से गायब है। कोई आइडिया है कि इस बाइक को यहाँ पर किसने पार्क किया? साहब ऐसा तो मैंने किसी को पार्किंग करते हुए यहाँ नहीं देखा। गिरधर की बाइक नंदपुरम में एक फैक्ट्री के बाहर पार्क मिली, अचलगुड़ी के 10 किलोमीटर पहले, और अचलगुड़ी में उनका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था 15 जुलाई शाम 6:25 पर। देखिए अब 3 दिन हो चुके हैं, मामला सीरियस लग रहा है। आरके फैब्रिकेटर्स जो उनकी डायरी में नाम लिखा था वो कोई जाली नाम लग रहा है। लेकिन सर सब कुछ तो बहुत ही नॉर्मल चल रहा था, अचानक ऐसे सीरियस क्या हो सकता है? इस वक्त नो आइडिया, लेकिन हम पूरी अचलगुड़ी और पूरे नंदपुरम को स्कैन करने वाले हैं। डेफिनेटली गिरधर कामत के लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। देखिए हम लोग अपना काम कर ही रहे हैं। अगर आप दोनों पर्सनल लाइफ में से किसी मैटर को सामने रख सकते हैं तो हेल्प होगी, या फिर तुम दोनों किसी प्रोफेशनल मसले को सामने रख सकते हो। है कुछ? सर अचलगुड़ी पुलिस ऑन द जॉब है। सुबोध मुझे तो ये घरेलू गड़बड़ लगती है। ये माँ और बेटा कुछ जानते हैं लेकिन छुपा रहे हैं, या फिर शायद दोनों ने मिलकर कुछ किया हो। एक काम करो, इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, इनका बैकग्राउंड चेक करो। सर 4 दिन 12, 13, 14 और 15 जुलाई को नंदपुरम के एक ही पीसीओ से कॉल्स हुए गिरधर को। शायद गिरधर को एक तरीके से बेवकूफ बनाया गया हो इस आरके फैब्रिकेटर के नाम पर। शायद एक तरीके से लालच दिया गया। लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों है? कहीं ये बाइक का मिलना कोई प्लान तो नहीं है? और कहीं हमारे लिए एक इशारा तो नहीं है कि अगले पड़ाव पर हमें कोई डेड बॉडी मिलने वाली है? सुबोध जी, अचलगुड़ी के जंगल से एक बॉडी मिली है। हमारे पास गिरधर कामत का फोटो तो है जो आपने भेजा था, लेकिन बॉडी पहचान के परे जली हुई। जली लाश पर कोई आइडेंटिफिकेशन है क्या? कपड़े तो पूरे जले हुए हैं, कोई वॉलेट वगैरह भी नहीं मिला, लेकिन बॉडी की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे एक अंगूठी मिली है। हाइट और हुलिया गिरधर कामत जी से मैच तो हो रहे हैं, लेकिन बॉडी पूरी तरह जल चुकी है। शायद पहचाना पॉसिबल ना हो। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरे फादर ही है? हम अभी ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि ये बॉडी हमें उसी लोकेशन के पास से मिली है जहां पर गिरधर कामत जी का फोन स्विच ऑफ हुआ था। ये बॉडी किसी और की भी तो हो सकती है। और ये रिंग? मेरे हस्बैंड की अंगूठी है। फोटोग्राफ में नोटिस की थी हमने ये अंगूठी। हमने फोटोग्राफ के साथ मैच किया, गिरधर कामत के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे भी सेम अंगूठी है। बॉडी इतनी बुरी तरह जल चुकी है कि पहचान के परे है, लेकिन यहाँ गले के पास ये कट क्लियरली विजिबल है और विंड पाइप भी कटा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली जलाने के पहले गला काटकर हत्या की गई। डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? हाँ, हम बोन से डीएनए का सैंपल ले सकते हैं। देखिए डीएनए टेस्टिंग में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन करवा लेना बेटर है, ताकि हम 100% श्योर हो जाएं कि बॉडी गिरधर कामत की है। तब तक आप मेरे फादर को ढूंढेंगे नहीं? इन्वेस्टिगेशन नॉन स्टॉप चलेगी नितिन। मतलब आप श्योर नहीं है
ये मेरे फादर की बॉडी है। नितिन, हम श्योर तब होते हैं जब हमारे पास ठोस सबूत हो। लेकिन क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारे फादर की बॉडी है? आपका इशारा क्या है इंस्पेक्टर? सीधा सवाल है, क्या आप दोनों श्योर हैं कि ये बॉडी गिरधर कामत की है या फिर आपको कोई डाउट है? आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे नितिन ने अपने पिताजी का खून किया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा करने के लिए नितिन के पास क्या कोई कारण था या फिर आप दोनों के पास कोई वजह थी? गिरधर जी मेरे पति थे, पति मेरे नितिन के पिताजी, और नितिन हमारा इकलौता बेटा है जिसकी अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी। लता जी, हम हवा में बात नहीं करते। हमने पता किया है कि आपका घर एक खुशहाल परिवार कहलाने से काफी दूर था। ये सच है कि मेरे पापा और मेरे बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। तनाव किस बात को लेकर था? सर, मेरे पापा एक हार्डकोर बिजनेसमैन थे, चाहते थे कि मैं भी उनका बिजनेस ज्वाइन करूं, पर मुझे उनके बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो हमें पता है। सर, घर में क्या चल रहा था उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं मालूम। हम तो सिर्फ नौकरी करते हैं सर। सर, बस इतना जानते हैं कि सालों से नितिन और गिरधर अन्ना की जमती नहीं थी। गिरधर अन्ना चाहते थे कि नितिन उनका बिजनेस टेक ओवर करे और नितिन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो स्कॉलर टाइप है। ये किलर टाइप भी है क्या? क्या सर? मतलब ये कि क्या नितिन अपने पिता गिरधर कामत का मर्डर करवा सकता है या कर सकता है? मेरे और मेरे फादर के बीच विचारों के मतभेद थे सर। जैसे कि मैंने आपको कहा, वो एक मनी माइंडेड हार्डकोर बिजनेसमैन थे। पैसों के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता था, पर मुझे उनके नक्शे कदमों पर चलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पापा, मैं वहां आकर दिन में 8 घंटे बैठ भी लूं, पर दिल नहीं होगा काम में, दिमाग नहीं लगेगा, किसी का कोई फायदा नहीं होगा। तुझे फायदे से इतनी नफरत क्यों है? फायदे को तू ऐसे हल्के से क्यों लेता है? मेरे धंधे को हमेशा नीचा समझता है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, और नहीं तो क्या। नितिन, मैं तेरी तरह पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूं, 8वीं पास हूं, लेकिन इतना याद रख, मेरे धंधे में हुए फायदे की वजह से मैं तेरी सारी मांगे पूरी करते आया हूं। मैंने कभी मना किया है, पर मैं गदगद होकर आपकी हर बात में हाँ में हाँ तो नहीं मिला सकता ना। ये जो एनजीओ की नौकरी तू कर रहा है ना, उसमें जो महीने में तनख्वाह मिलती है, उतने पैसे तू एक दिन में हमारी कंपनी से कमा सकता है। पापा, पैसों का लालच नहीं है मुझे। मैं जितना कमाता हूं उतने में खुश हूं मैं। तू क्या पैसों को कोई बीमारी समझता है, हैं? ये जो तू समाज सेवा केंद्र में काम कर रहा है ना, वो भी हमारे जैसे बिजनेस वालों के डोनेशन पर चलता है। मुझे नहीं समझना आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आप मेरी बात भी तो नहीं समझते। कहना, सुनना, समझना सब अपनी जगह होता रहेगा। तू बस इतना कर, ऑफिस आया कर, मेरे साथ काम कर। अरे देखते देखते पूरा सेट हो जाएगा। फिर तेरे पास असली ताकत होगी समाज सेवा करने की, और वो ताकत है पैसा। बिजनेस तगड़ा है, कंपटीशन भी तगड़ा है। तू और मैं मिलके कंपटीशन को साफ कर देंगे। कंपटीशन को साफ क्यों करना है आपको? जियो और जीने दो, इसके बारे में सुना नहीं आपने? मरो या मारो सुना है। मुझे किसी को नहीं मारना पापा। उन दोनों की सोच आपस में नहीं मिलती थी, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नितिन इस हद तक जाएगा। तो फिर हद किसने पार कर दी लता जी? वो कौन हो सकता है जो नंदपुरम के पीसीओ से 4-4 बार आपके पति को कॉल किया? वो कौन हो सकता है जिसने आरके फैब्रिकेटर्स के फर्जी नाम से आपके पति को एक बड़े डील की लालच दी, नंदपुरम बुलाया और फिर अचलगुड़ी में जाकर उनका कत्ल कर दिया? सर आप नहीं समझ रहे, गिरधर जी की मौत के बाद हमारी जिंदगी तबाह हो गई है, और हम अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से क्यों तबाह करेंगे? हम अक्सर एक दूसरे से महीनों तक बात नहीं करते थे। जो भी था सर, पर वो मेरे फादर थे और मैं उनका बेटा। सर, मैं अभी अभी उनकी जली हुई लाश देख कर आ रहा हूं, और आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उन्हें मार डाला। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है बहुत ही खुफिया तरीके से रहस्य की धुन में हुआ है। तुम्हारे फादर ने किसी को नहीं बताया उस मीटिंग के बारे में, ऐसा क्यों? तो आप हटाइए ना रहस्य की धुन। पुलिस वाले हैं आप, मैं एक विक्टिम का बेटा हूं सर। मेरे फादर का मर्डर हुआ है। पर क्या वाकई तुम्हारे फादर का मर्डर हुआ है? जो लाश मिली है, क्या वाकई तुम्हारे फादर की है या किसी और की? ये भी आप ही बता सकते हैं ना सर। डीएनए टेस्टिंग मैं तो नहीं करा सकता ना। लेकिन सच तो बोल सकते हो ना। व्हाट सच सर? कैसा सच? क्या कोई अफेयर था तुम्हारे फादर का? कोई पैरेलल फैमिली शायद नंदपुरम में? आप प्लीज फाइंड आउट कीजिए सर। मुझे बस इतना जानना है कि मेरे फादर का मर्डर क्यों हुआ है और किसने किया है। एक और बात सर, आप एक बार मुझे ये कह रहे हैं कि वो मेरे फादर की लाश है, एक बार मुझसे पूछ रहे हैं कि वो किसी और की है या नहीं। मतलब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना आप ही लोगों के बीच में। क्या पता सर, वो वाकई में किसी और की लाश हो
मेरे फादर अब भी जिंदा हो सकता है कि वो शायद किसी खतरे में हो। खतरा? कैसा खतरा है तुम्हारे फादर को नितिन, यही बात हमें जाननी है। नंदपुरम में एक फैक्ट्री के बाहर वो अपनी बाइक पार्क करते हैं। वहां से 10 किलोमीटर दूर आगे अचलगुड़ी जाते हैं, जहां जाकर उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और हमें अचलगुड़ी की जंगलों में एक जली हुई लाश मिलती है जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उस लाश की उंगली में एक अंगूठी छोड़ दी जाती है ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसानी से की जा सके। नितिन, तुम्हें इस जली हुई लाश में से किसी गहरे शातिर षड्यंत्र की बू नहीं आ रही है? क्या वाकई वो लाश तुम्हारे फादर की है? क्योंकि अंगूठी तो किसी भी लाश को पहनाई जा सकती है। पुलिस वालों के कहने पर मैंने डीएनए टेस्ट दे दिया है उस लाश के साथ मैच करने के लिए। मम्मी, क्या पापा की जिंदगी में कोई दूसरी औरत थी? थी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर हम सब से छुपकर पापा अचलगुड़ी किससे मिलने गए थे? लता कामत और नितिन कामत के फोन रिकॉर्ड्स क्लीन है सर। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये दोनों भी क्लीन है, क्योंकि इस गेम में एक पीसीओ इस्तेमाल हुआ है। अगर ये गेम है तो हो सकता है कि इस गेम का कैप्टन खुद गिरधर कामत है। उसने किसी को मारकर, जलाकर खुद की मौत फेक की। कैंसिल कर दो मीटिंग को, एक अर्जेंट मीटिंग निकल आई। एक फेक क्लाइंट तैयार किया आरके फैब्रिकेटर के नाम से। नंदपुरम की फैक्ट्री के कंपाउंड के बाहर चुपके से अपनी बाइक पार्क कर दी और फिर अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ा। अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, फिर किसी को मारकर, जलाकर लाश की उंगली में अपनी अंगूठी बिठा दी और उसे लगा होगा कि परफेक्ट मर्डर का प्लान कर दिया। सुबोध, अगर ये थ्योरी होल्ड करती है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई इतना बड़ा कांड क्यों करेगा? क्योंकि ना ही उसने सिर्फ एक मर्डर किया है, बल्कि अपना बना बनाया बिजनेस, अपना नाम, सब कुछ खत्म कर दिया है। क्यों? क्या ये एक नई लाइफ शुरू करने का प्लान होगा? सर, गिरधर के पिछले 6 महीने के फोन रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए, उसमें नंदपुरम के पीसी वाला नंबर कहीं फीचर नहीं हो रहा, पर एक नंबर है जो 2 हफ्ते पहले फीचर हुआ है, उससे पहले कभी नहीं। और ये नंबर एक औरत का है। कौन है वो? कोई रेणुका पई है। अभी तक मैंने उसे कॉल नहीं किया, यही मंगलुरु की है। जी रेणुका पई? जी हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था गिरधर जी के बारे में। गिरधर कामत ने 1 जुलाई को आपको फोन किया था? जी हाँ, किया था। हेलो, गिरधर कामत। नमस्ते गिरधर जी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप और लता दीदी कैसे हैं? और नितिन? एकदम फर्स्ट क्लास है। और तुम्हारा कार्तिक? जी वो भी ठीक है। गिरधर जी, आपने कैसे फोन किया? मुझे तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में गिरधर जी? मिल के बात करें, फेस टू फेस। मैं फोन करता हूँ, कब मिलना है? पूरे 3 साल के बाद बात हो रही थी उनसे और अब मिलने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दोबारा कॉल ही नहीं किया। ना मैंने कॉल किया पूछने के लिए, और सच कहूं तो अब बात करने जैसा कुछ रहा ही नहीं, ना गिरधर जी के साथ, ना उनके फैमिली के साथ। क्या हुआ था 3 साल पहले? कैसे जानते हो आप लोग एक दूसरे को? गिरधर जी की पत्नी लता मेरी ननंद हुआ करती थी। लता दीदी के छोटे भाई वल्लभ रायकर से 3 साल पहले मेरा डिवोर्स हुआ था। तब से मैं अपने बेटे कार्तिक के साथ अपनी जिंदगी संभाल रही हूँ। अब तो कोई टच भी नहीं है कामत फैमिली से। और 3 साल बाद गिरधर कामत अचानक आपको फोन करते हैं एकदम से और फेस टू फेस मिलने के लिए कहते हैं। जी, पर वो मीटिंग हुई ही नहीं। रेणुका जी, हमारे पास एक लाश है, लगती तो गिरधर कामत की है पर नहीं भी हो सकती है। मतलब? शायद ऐसा हो सकता है कि गिरधर कामत ने किसी को मारकर खुद की मौत का ड्रामा रचा हो, एक नए वजूद के साथ दोहरी जिंदगी शुरू करने का प्लान। खैर, आप इस कामत फैमिली के बारे में और कुछ बता सकती हैं हमें? 3 साल से उनमें से किसी के साथ मेरी फोन पर भी बात नहीं हुई है, दिवाली विवाली पर भी नहीं। मैं क्या बताऊंगी उनकी फैमिली के बारे में? रेणुका जी, कितने साल आपकी शादी रही थी गिरधर कामत के साले वल्लभ रायकर के साथ? 11 साल। डिवोर्स क्यों हुआ था? ये मेरी निजी जिंदगी है,
देखिए, इस कामत फैमिली से जुड़े किसी झगड़े, किसी रंजिश के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है केस को आगे बढ़ाने के लिए। और आप इत्मीनान रखिए, आप जो कुछ भी बताएंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। मैंने वल्लभ को रंगे हाथ पकड़ लिया था। मैंने वल्लभ और नंदिनी के फोन रोमांस को पहले ही पकड़ लिया था। मैंने उसी दिन डायरेक्टली वल्लभ से पूछ लिया और उसने भी सीधा बोल दिया कि बोर हो चुका हूं तुझसे। मैंने बोला ओके, और नहीं होना। मेरे बेटे कार्तिक के साथ उसी दिन मैं घर से निकल गई। डिवोर्स आसानी से मिल गया। उसने कार्तिक की कस्टडी तो दूर, मिलने की रिक्वेस्ट भी नहीं की। इस सब में गिरधर कामत की क्या भूमिका थी? उन्होंने और लता दीदी ने पहले वल्लभ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग ये समझ नहीं रहे थे कि मुझे वल्लभ के पास वापस नहीं लौटना है। नंदिनी और उसका मेरे पीठ पीछे 4 साल से अफेयर चल रहा था। हमारे डिवोर्स के बाद उन्होंने शादी कर ली। क्या आपको हल्की सी भी भनक है कि गिरधर जी पूरे 3 साल बाद ऐसा क्या कहना चाहते थे जो फोन पर कहा नहीं गया? मैंने बता दिया जो कुछ भी हुआ था। मैं अभी दुकान से लौटी थी और मेरा बेटा स्कूल से। वो बाहर बैठा है, घर जाकर उसे खाना खिलाना है और भी 10 काम है। हो सकता है रेणुका पई झूठ बोल रही हो। शायद ये गिरधर रेणुका से मिला हो। शायद, लेकिन उस फैमिली सेटअप के अंदर ही हमारे केस का क्रैक है, ये बात साफ है। इस लता कामत के भाई वल्लभ रायकर को ले आओ। शायद इस जीजा और साले की जोड़ी के बीच में जरूर कोई राज है जो हम नहीं जानते। इस वक्त हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, और वो डेड बॉडी गिरधर कामत की हो भी सकती है और नहीं भी। पड़ोसियों से पता लगाओ कि वल्लभ रायकर और उसकी फैमिली कहाँ गए। पूरी कॉलोनी छान मारी, सबसे बात की, लेकिन किसी को आइडिया नहीं कि वल्लभ रायकर और उसकी मौजूदा पत्नी नंदिनी कहाँ गए हैं। वहाँ किसी सिक्योरिटी वाले से बात हुई? कोई वॉचमैन? सर, यहाँ पर सभी की अपनी अपनी कोठियाँ हैं, कोई कॉमन सिक्योरिटी नहीं है। मेरे भाई वल्लभ का फोन नंबर? जी, और उनकी पत्नी नंदिनी का भी। और क्या आप बता सकती हैं कि दोनों कहाँ चले गए, घर और दुकान बंद करके? और क्या वल्लभ को गिरधर के बारे में मालूम है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानती। करीब 6 महीने से मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना ही वल्लभ से और ना ही नंदिनी से। नंबर दीजिए वल्लभ और नंदिनी दोनों का। 44569821 वल्लभ रायकर और 4440988767 नंदिनी रायकर। इन दोनों के फोन रिकॉर्ड चाहिए मुझे तुरंत। सर, ये जो पूरी टीम की लिस्ट दी है आपने, लता कामत, नितिन कामत, नंदिनी रायकर, वल्लभ रायकर और रेणुका पई, सबके सबका रिपोर्ट कार्ड एक दिन में आपके सामने रख दूंगा साहब। 3 साल बाद गिरधर कामत अपने साले वल्लभ रायकर की एक्स वाइफ रेणुका पई को फोन करता है, और यहाँ गिरधर कामत की पत्नी यानी कि लता कामत वो कहती कि उसने अपने भाई वल्लभ से 6 महीने से बात ही नहीं की है। ये बात कुछ खटक नहीं रही है? सर, चंदन खबरी ने शुरुआती रिपोर्ट भेजी थी फील्ड से। वल्लभ और लता दोनों भाई बहन हैं, काफी अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं, और इनका बाप खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और ये गिरधर, ये गरीब घर से आता था? नहीं सर, ये भी खाते पीते घर से बिलोंग करता है। उसकी भी काफी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। पर गिरधर और लता के बेटे नितिन को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी तरफ वल्लभ की एक्स वाइफ रेणुका अपने बेटे कार्तिक को सिंगल हैंडेडली बड़ा कर रही है, मुसीबतों को झेल कर। ये बात भी मुझे खटक रही है। सर, वल्लभ रायकर और नंदिनी रायकर दोनों के फोन्स 15 जुलाई से स्विच ऑफ है। मतलब जिस दिन गिरधर कामत गायब हुआ।
सुबोध, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। वल्लभ का फोन भी अचलगुड़ी में शाम 6:30 पर स्विच ऑफ हुआ था, गिरधर के फोन से 5 मिनट बाद, और नंदिनी रायकर का फोन मित्रनगर में स्विच ऑफ हुआ, जहां उनका घर है। सर, अब तो कोई डाउट ही नहीं है कि गिरधर ने जो रेणुका को फोन किया था उसका वल्लभ के गायब होने का और गिरधर के गायब होने से कोई तगड़ा कनेक्शन, और वो कनेक्शन हमारे इस केस का क्रैक है सर। शायद। बोल चंदर। एक खबर मिली है कामत फैमिली से जुड़ी हुई। यहाँ नेत्रागिरी सोसाइटी है एक, वहाँ लता कामत का फ्लैट था जो 2 महीने पहले 60 लाख में बिका है। इस फ्लैट को लेकर अनबन थी किसी में? वहाँ तक पहुँचा नहीं साहब अभी, लेकिन सोसाइटी के ऑफिस तक पहुँचा हूँ और वहाँ से पता चला है कि फ्लैट का ओरिजिनल टाइटल लता और वल्लभ के फादर विश्वनाथ रायकर के नाम था, जो 6 साल पहले वल्लभ रायकर के नाम ट्रांसफर हुआ था साहब। पर बिका लता कामत के नाम पर? जी साहब, 2012 में वल्लभ के नाम से लता के नाम पर ट्रांसफर हुआ। वल्लभ और नंदिनी गायब है और गिरधर वल्लभ की पहली पत्नी रेणुका से मिलना चाह रहा था 2 हफ्ते पहले। सर, 2013 में वल्लभ और रेणुका का डाइवोर्स हुआ था और 2012 में फ्लैट वल्लभ के नाम से उसकी सिस्टर लता कामत के नाम पर ट्रांसफर हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं फ्लैट लता और गिरधर ने बेचा हो और वल्लभ उसमें से अपना हिस्सा मांग रहा हो और इन दोनों ने मना कर दिया, और फिर गिरधर का मर्डर हुआ हो, या फिर गिरधर का मर्डर नहीं हुआ बल्कि मर्डर हुआ हो वल्लभ का। और नंदिनी, वो भी तो गायब है, उसका क्या किरदार हो सकता है इस समय? सुबोध, इस लता कामत को हाजिर करो। सर, क्या हो गया है आप लोगों को? पहले आप कह रहे थे कि नितिन ने उसके पापा गिरधर कामत को मार डाला, और अब आप कह रहे हैं कि मेरे भाई वल्लभ को मेरे पति गिरधर ने मार दिया। सर, आप लोग इतने अजीब कैसे हो सकते हैं? गिरधर के गायब होने के 2 हफ्ते पहले उन्होंने रेणुका को फोन किया था। क्यों? बंद कीजिए सर बकवास। हम सीधे साधे लोग हैं, सीधी सादी जिंदगी जीते हैं। एक गला काटकर जलाई हुई लाश सीधी जिंदगी का हिस्सा नहीं होती है लता जी। नेत्रगिरी सोसाइटी के उस फ्लैट का क्या ताल्लुक है इस कांड से? वही फ्लैट जो आपके फादर ने आपके भाई वल्लभ के नाम किया था और बाद में आपके भाई वल्लभ ने आपके नाम ट्रांसफर किया। क्यों हुआ था ये ट्रांसफर? एक भाई अपनी बहन को गिफ्ट नहीं दे सकता क्या? बेशक दे सकता है, लेकिन लता जी आप कैसी बहन है कि आपका इतना दिलदार दानवीर कर्ण जैसा भाई कहाँ है आपको मालूम तक नहीं? आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? हम वहीं जोड़ रहे हैं जो जुड़ रहा है लता जी। तो बोलिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां पर गिरधर की लाश मिली वहीं पास में ही वल्लभ का फोन स्विच ऑफ होता है और ठीक उसी दिन से वल्लभ और नंदिनी दोनों गायब हैं, आउट ऑफ रडार हैं? सर, कहीं ये वल्लभ का किया हुआ तो नहीं है? क्या वल्लभ के पास उसके फादर का दिया हुआ फ्लैट था? जी। और वो फ्लैट वल्लभ ने अपने लता दीदी को गिफ्ट किया? जी। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ सर। जहां तक मुझे पता है वल्लभ के फादर ने उसके लिए वो कोठी और बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई का बिजनेस छोड़ा था और कोर्ट में भी बस इतना ही डिक्लेयर किया गया था। और आप जिस घर में रहती हैं वो मुझे डिवोर्स के सेटलमेंट में मिला है और हर महीने वल्लभ से मेंटेनेंस भी मिलती है अपने बेटे कार्तिक की परवरिश के लिए। मुझे मालूम है कि अभी आप वल्लभ के टच में नहीं है, पर एक तुक्का लगाकर बता सकती हैं कि लता कामत वल्लभ का मर्डर करवा सकती है क्या? शायद वल्लभ ने फ्लैट के सेल से आए 60 लाख रुपयों में से हिस्सा मांगा हो या सारी रकम मांगी हो। मैं नहीं जानती सर, लेकिन मैं इसके बारे में लता दीदी से पूछ सकती हूँ, शायद वो कुछ बता दे और इससे गिरधर जी के मर्डर का खुलासा हो जाए। कैसी हो लता दीदी? अंदर आओ ना रेणुका। लालच तो सब में कूट कूट के भरा था सर। वल्लभ मामा कोई एक्सेप्शन नहीं थे। तुमने कहा थे, वल्लभ मामा लालची थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वल्लभ मारा गया है और वो लाश वल्लभ की है? मुझे नहीं मालूम सर। तो तुमने थे क्यों कहा? कोई तो जानकारी है जो तुम छुपा रहे हो। सर, अगर वो जिंदा है तो लालची है, वरना थे। सर, ये सब के सब सेम है। मेरे पापा भी महालालची और मेरी मम्मी भी। और तुम दूध के धुले हुए समाज सेवक। सादा जीवन उच्च विचार है ना? नितिन कामत, क्या तुमने अपने पिता गिरधर कामत की जान ली है या फिर तुमने अपने मामा वल्लभ रायकर को मार डाला है? आप कोई मजाक कर रहे हैं क्या? आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं आपको ईमानदारी से जवाब देता हूं, फिर आप तुरंत मुझ पर जम करते हैं और मुझे खूनी बताते हैं। देखिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा है। तो किसने मारा है? अगर वो लाश मेरे पापा की है तो उन्हें लालच ने मारा है, और अगर वो लाश
मेरे वल्लभ मामा की है तो उनके कातिल का नाम भी लालच ही है। क्या और क्यों जानना चाहती हो रेणुका? देखो क्या हालत हो गई है मेरी, विधवा हो गई हूं मैं और पुलिस मुझ पर शक कर रही है कि मैंने अपने पति को मारा, और कभी कहती है कि मैंने और मेरे पति ने मिलकर वल्लभ को मार डाला। हमारे डिवोर्स के वक्त वल्लभ ने कोर्ट में झूठ बोला था ना उसकी जायदाद के बारे में। जब उसने कोर्ट में उसके सारे प्रॉपर्टीज के पेपर पेश किए तब उसने उसके नाम के नेत्रागिरी सोसाइटी के फ्लैट के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? क्या तभी वो फ्लैट उसने आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया था? हाँ रेणुका, मुझे धोखा देने के लिए, ताकि मैं उसमें से कोई हिस्सा ना मांग सकूं। उस फ्लैट के पैसे मुझे ना मिल सके इसलिए ना। दीदी, वल्लभ ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पैसे उसी के बेटे कार्तिक को मिलेंगे, उसी के खून को मिलेंगे। वल्लभ ने मुझे धोखा दिया, कार्तिक को भी धोखा दिया है, और इस साजिश में आप सभी लोग शामिल हुए। जितना मैंने देखा और सुना, मेरे हिसाब से मम्मी और मेरे वल्लभ मामा के बीच उस फ्लैट को लेकर अनबन थी। जो फ्लैट तुम्हारे मामा ने तुम्हारी मम्मी यानी अपनी बहन के नाम किया था, उसी फ्लैट को लेकर अनबन थी? सिर्फ वही फ्लैट नहीं, 2 और फ्लैट भी थे जो मेरे नाना जी मेरे मामा के लिए छोड़ गए थे। मामा जी ने वो फ्लैट मेरे मम्मी के नाम कर दिया। और ऐसा क्यों किया तुम्हारे मामा ने? मुझे सच में नहीं पता सर। मैं बस इतना जानता हूं कि वो सारी प्रॉपर्टीज मामा जी मम्मी से वापस मांग रहे थे। लता दीदी, मैं चाहता हूं कि आप वो 3 फ्लैट्स मुझे लौटा दो। मैं डीड बनवाता हूं, हम उस डीड को रजिस्टर करवा लेंगे। और दीदी, मेरी विनती है कि इसमें जीजाजी को बीच में मत लाना। ये 3 फ्लैट्स की बात हम दोनों भाई बहन के बीच की बात है। तुमने खुद गिफ्ट डीड बनाकर वो तीनों फ्लैट्स मेरे नाम किए थे। कितना पूछा था मैंने तुमसे कि ये क्यों कर रहे हो? क्या जवाब था तुम्हारा? कि दीदी प्यार से दे रहा हूं, रख लो, नितिन के काम आएंगे। प्यार से दे रहा हूं, नितिन के भविष्य के लिए। लेकिन वल्लभ, हमारे पापा ने मुझे मेरा हिस्सा दे दिया था और मैं उसमें बहुत खुश हूं। फिर भी दीदी, मेरा दिल करता है कि ये फ्लैट्स मैं आपके नाम कर दूं। तो अगले हफ्ते हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है? आंख से आंख मिलाकर बात कर। तूने मेरा इस्तेमाल किया है ना? और अगर मैं आपको बताता तो आप कभी ना कभी उसे बताती कि मेरे फ्लैट्स हैं। मैंने उसे अलग घर खरीद के दिया हुआ है, तगड़ा मेंटेनेंस दे रहा हूं, और क्या दूं? उन 3 फ्लैट्स का रेणुका को 50% ना देना पड़े, इसलिए तूने वो तीनों फ्लैट्स मेरे नाम करवाए थे, और अब तुम्हें वो वापस चाहिए। बिल्कुल सही चीज कही आपने, और सही चीज करी है। मेरे फ्लैट लौटाइए। वो फ्लैट मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं करूंगी। वो मेरे थे और हमेशा ही मेरे रहेंगे। लता का फ्लैट वो तो बेच दिया। वो फ्लैट मेरा था जीजा जी, इसलिए वो पैसे भी मेरे हैं। तुम्हारा उन पैसों पर कोई हक नहीं है वल्लभ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम दोनों लालच में इतना डूब जाओगे। इन फ्लैट्स का आधा पैसा रेणुका का बनता है, लेकिन तू लालच में इतना डूबा हुआ था कि अब तेरे लेने के देने पड़ गए। ये गलत है, बहुत गलत। मैं कोर्ट जाऊंगा। नंगा होगा वहां पर। ये जो उंगली हमारी तरफ उठा रहा है ना तू वल्लभ, याद रख, बाकी की सारी उंगलियां तेरी तरफ है। और वल्लभ, ये बात भी याद रखो, तुमने कोर्ट में झूठे पेपर सबमिट किए हैं और तुमने अपनी प्रॉपर्टी होल्डिंग कम दिखाई है। और अगर मैं रेणुका को यह बात बता दूं कि तुमने वो तीनों फ्लैट्स मेरे नाम इसलिए करवाए थे ताकि डाइवोर्स सेटलमेंट के टाइम पर तुम 50% उसे ना दे सको, बोल दूं उसे सच? इतनी हिम्मत नहीं है तुम दोनों में। रेणुका के हक की बड़ी बातें करते हो, दरअसल तुम दोनों की लालच बहुत बड़ी है। तो तू भी हक बक का यहां बकवास मत झाड़। कानूनी तौर पर अब ये सारे फ्लैट्स लता के नाम पर। सर, किसने किसको मारा मैं नहीं बता सकता, पर जो भी मरा है मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी की वजह से मरा है। नितिन, तुम्हारी माँ को मालूम था कि आरके फैब्रिकेटर्स एक जाली कंपनी है। उन्हें मालूम था कि जो लाश मिली थी वो उनके भाई की थी। सर, मुझे नहीं मालूम मेरी माँ को क्या मालूम था। लेकिन तुम्हें यह बात मालूम थी कि वो लाश तुम्हारे फादर की नहीं है? नहीं, यह सच नहीं है। मैं अनश्योर था, अब भी हूं। क्यों? क्यों अनश्योर थे? क्योंकि आप अनश्योर थे सर। डीएनए टेस्ट किसने मांगा, मैंने या आपने?
आरके फैब्रिकेटर्स, नंदपुरम के पीसीओ से किए हुए वो 4 फोन कॉल्स, ये सब आपके पति गिरधर का रचा हुआ नाटक था और आप इस नाटक का हिस्सा थी। सर मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। वो जो भी था जिसने पीसीओ से कॉल किया था वो आपके पति गिरधर कामत का आदमी था लता जी। आरके फैब्रिकेटर्स कहाँ है ये? अचलगुड़ी में गिरधर जी, नया ऑफिस है और मेरे बॉस चाहते हैं कि पूरा सेटअप आप ही करो। लेकिन मैं आज नहीं मिल सकता। आज तो मना मत कीजिए सर, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, अब इतना जोर दे रहे हो तो आज मिल ही लेते। पूरे रास्ते निकल के आने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी आपको। नंदपुरम की इंडस्ट्रियल यूनिट की जो चौक है, आप वहां पर आइए, मैं अपनी गाड़ी से वहीं आपको पिकअप कर लूंगा। आइए गिरधर जी, बैठिए। आपके पति गिरधर कहाँ है लता जी? कहाँ छुपे हैं वो? और जो लाश मिली है वो आपके भाई वल्लभ की है ना? सर मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। सब कुछ पता है लता जी आपको। ये सारा खेल आपके भाई वल्लभ की उन 3 पुश्तैनी प्रॉपर्टीज को लेकर हुआ, जिसका आधा हिस्सा वल्लभ अपनी पत्नी रेणुका को तलाक में बतौर सेटलमेंट के शेयर के तौर पर नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको गिफ्ट कर दी। लेकिन तलाक हो जाने के बावजूद भी आप उसे ये प्रॉपर्टीज लौटा नहीं रही थी। सर मैं नहीं जानती कि मेरे पति इस वक्त कहाँ है, और मुझे यह भी नहीं पता कि वो लाश मेरे भाई वल्लभ की है या नहीं। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पति कभी भी किसी को मारने की साजिश नहीं रच सकते। नंदिनी कहाँ है? वो क्यों गायब है? इस खेल में उसका क्या किरदार है, या फिर उसे ही मार डाला गया है? सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। किसी की हत्या हुई थी और इस दगाबाजी और लालच के कांड के मुख्य खिलाड़ी सख्त पूछताछ के बाद भी टस से मस नहीं हो रहे थे। हम डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे ताकि यह स्पष्ट हो जाता कि विक्टिम कौन था और कौन था मुजरिम जिसका पीछा हमें करना था। पर यह बात डीएनए रिपोर्ट आने के पहले ही साफ हो गई। साहब बेलगाम से बोल रहा हूँ, आपको आपके केस का मास्टरमाइंड दे रहा हूँ। कौन है? गिरधर कामत? नहीं साहब, वल्लभ रायकर, उसका साला, यानी कि उसकी दूसरी बीवी नंदिनी का भाई जो है आदिनाथ शिनॉय, एक हिस्ट्री शीटर है। बेंगलुरु में उसकी फाइल मिलेगी आपको। ये तीनों साथ है वहाँ, वल्लभ, नंदिनी और आदिनाथ? हाँ साहब। सर वल्लभ रायकर का साला आदिनाथ वल्लभ के बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई के बिजनेस में रिकवरी का काम करता है। उसके थ्रू ये वल्लभ आदिनाथ की बहन नंदिनी को मिला और फिर उनका अफेयर शुरू हुआ। बेलगाम पुलिस पहुंची स्पॉट पर? बस 2 मिनट में पहुंच रही। आदिनाथ, तेरे बहन और जीजा कहाँ हैं बता दे, वरना यही शूट कर दूंगा, कोई अरेस्ट नहीं। वल्लभ, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने लता दीदी को ये सच सच नहीं बताया कि तुम अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफर क्यों कर रहे हो। अरे तुम उनको ईमानदारी से बताते, वो मान जाती, समझती तुम्हारी प्रॉब्लम। समझती, वो और गिरधर फिर भी हड़प ही जाते मेरी प्रॉपर्टी। रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता दीदी को। मेरी बहन है ना, वो भी बड़ी, तो उसका लालच भी मुझसे बड़ा ही होना था। एक फ्लैट बेचा है अभी, बाकी 2 भी बेचेगा गिरधर। पक्का बर्बाद हो गए जिया जी आप। वो दोनों चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। कर चुके हैं। छोड़ूंगा नहीं उन्हें। कानून के दरवाजे तो आपके लिए बंद हो चुके हैं जीजा जी, और अगर कोर्ट गए तो भांडा फूटेगा, और ऊपर से वो रेणुका, वो भी फुदकेगी। मुझे धक्का देना था उन्हें, खास करके लता दीदी को, कि किसी और के हक की प्रॉपर्टी हड़प कर वो मजे तो नहीं ले सकते। और कितनी देर लगेगी? अचलगुड़ी पे पहुंच गए ना? बस गिरधर जी 5 मिनट और। वल्लभ, तुम? ए भाई, क्या ये सब क्या है? जाल है जीजा जी।
जिस तरह आपने और लता दीदी ने अपनी जाल में फंसाकर मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, उसी तरह ये भी एक जाल है। ये जाल तुम्ही ने बिछाया था, हमने उसे तोड़ा। ये फ्लैट बेचकर उसमें से जो भी मिला उसका एक हिस्सा मैं रेणुका को देने वाला हूं। ना जीजा जी, आप किसी को कुछ नहीं दोगे। बेचे हुए फ्लैट के सारे पैसे और बाकी के दोनों फ्लैट सब लता दीदी के नाम है। अब देखता हूं कैसे मजे लेती है वो मेरे पैसों से। क्यों किया आप दोनों ने ऐसा? हमने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां पर आकर खत्म होगी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वल्लभ तुम्हारे पापा को मार डालेगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।